प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग अपना जो इफेक्ट शो करता है, अपना जो काम करता है, वो किस किस तरह के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टार्टिंग विद स्टिमुलेशन, दैट मीन्स एक ड्रग स्टिमुलेट कर सकता है किसी तरह के एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आपको दिखेगा, जो आपको फील होगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि एड्रेनलिन आपको दिया गया है, अब आप ये बताइए आपका हार्ट का कंडीशन क्या है इस टाइम, तो आप बताएंगे कि हार्ट बीट फास्ट हो गई है, राइट, क्योंकि एड्रेनलिन हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ा देगा। तो हार्ट के अंदर क्या आया, स्टिमुलेशन आया, राइट। दूसरा पाइलोकार्पिन, अभी हमने इसका एग्जांपल कोट किया था कि भाई ये मियोसिस काउज करता है, और हमने आपको ये भी बताया था कि पाइलोकार्पिन हर उस जगह पे बाइंड करेगा जहां जहां मस्कैरिनिक रिसेप्टर है, जहां जहां स्मूथ मसल्स है, ठीक है, और जहां जहां ग्लैंड्स हैं, क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ग्लैंड्स पे भी एक्ट करते हैं। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे, आपको अलग अलग टाइप के मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स बताए जाएंगे, M1, M2, M3, ठीक है। तो ये आपको ग्लैंड्स के सिक्रीशंस बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन, जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस बढ़ेंगे, चाहे वो लैक्राइमल ग्लैंड हो आंखों वाला, चाहे वो सेलिवरी ग्लैंड हो ओरल कैविटी वाला, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो आपका, चाहे स्वेट ग्लैंड हो, तो हर तरह के सिक्रीशंस बढ़ेंगे। पाइलोकार्पिन, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एसिटाइल कोलिन जैसा ड्रग है, एसिटाइल कोलिन का मिमिकिंग इफेक्ट शो करता है ये। तो पाइलोकार्पिन व्हाट इट विल डू, इट विल एक्ट ऑन मस्कैरिनिक रिसेप्टर, फाइन, स्टिमुलेट द मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और जब मस्कैरिनिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा तो सेलिवरी सिक्रीशन बढ़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल जिसके बेस पर ड्रग काम करता है वो है डिप्रेशन, यानी ड्रग डिप्रेस कर देगा, किसी सिस्टम को डिप्रेस कर सकता है, किसी ऑर्गन को डिप्रेस कर सकता है, सेलुलर एक्टिविटी को डिप्रेस कर सकता है, और उससे इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल बार्बिचुरेट्स, हम लोगों ने कई बार इसका एग्जाम्पल लिया है बार्बिचुरेट्स का, ठीक है, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, नींद नहीं आ रही है उसके लिए यूज करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो इसका यूज आ रहा है, क्योंकि बार्बिचुरेट आपके सीएनएस में पहुंचता है, और सीएनएस में पहुंचने के बाद ये गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करता है। यहां पर बार्बिचुरेट की बाइंडिंग साइट है, तो बार्बिचुरेट यहां एक्ट करेगा और गाबा के इफेक्ट को बढ़ाएगा। बार्बिचुरेट्स आर एगनिस्ट, तो ये गाबा के इफेक्ट को बढ़ाएगा। गाबा का इफेक्ट क्या होता है, गाबा का इफेक्ट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना, ये गाबा का अपना काम है। तो आप गाबा के उसके काम को जितना ज्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा उसको स्टिमुलेट कीजिए, तो गाबा उतना ही ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। आपके सीएनएस के अंदर जितना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है वो शांत हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा बेचैनी थी वो ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आ रही है वो भी हो जाएगी, बेहोश नहीं हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। जब आपका सीएनएस डिप्रेस होगा तो ये सारी चीजें होंगी। तो बार्बिचुरेट इस तरीके से काम करेगा, गाबा रिसेप्टर को बाइंड करेगा, एगनिस्टिक इफेक्ट शो करेगा, और उसके प्रॉपर्टी को, यानी इनहिबिटरी प्रॉपर्टी, उस इनहिबिटरी प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा वो। और भी कई एग्जांपल्स हैं, बेंजोडाइजेपिन भी यही करता है, सीएनएस डिप्रेशन, राइट। देन क्विनिडीन हार्ट के एक्टिविटी को डिप्रेस करेगा। नाउ ये जो हार्ट बीट है जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हार्ट बीट डेवलप कैसे होता है हमारे हार्ट के अंदर, एक्शन पोटेंशियल्स बनते हैं, एसए नोड, एवी नोड, पर्किंजे फाइबर्स, ये सब लोग अपना अपना एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं, ठीक है। जैसे
ये एक एक्शन पोटेंशियल है, राइट। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये डीपोलराइजेशन हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, और ये रीपोलराइजेशन हुआ। तो डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम आयन की जरूरत पड़ती है। आपका जो क्विनिडीन है ये सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करता है। सोडियम आयन इंटर कैसे करेगा? अपने चैनल से। तो क्विनिडीन व्हाट इट विल डू, इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ सोडियम आयन। तो ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है और एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स जो बन रहे हैं, जिसकी वजह से अरिथमिया हुआ है, 60 की जगह पे 600 जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो क्विनिडीन का डिप्रेसेंट इफेक्ट आता है हार्ट के अंदर, राइट। देन एसिटाइल कोलिन एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। वैसे तो एसिटाइल कोलिन आपके स्मूथ मसल्स के अंदर, आपके ग्लैंड्स के अंदर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। एसिटाइल कोलिन का ये इफेक्ट है, बट एसिटाइल कोलिन एक जगह पे इनहिबिटरी इफेक्ट भी शो करता है, और वो है हार्ट का एसए नोड। एसिटाइल कोलिन हार्ट के एसए नोड पर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, और उसको कहा जाता है वेगस इफेक्ट। वो नर्व नंबर 10, जिसको वेगस नर्व कहते हैं, नर्व नंबर 10 को स्टिमुलेट कर देता है। एसिटाइल कोलिन विल स्टिमुलेट, एसिटाइल कोलिन इट विल स्टिमुलेट नर्व नंबर 10। जब नर्व नंबर 10 स्टिमुलेट होता है तो इसका जो इफेक्ट आता है वो एसए नोड पर आएगा, और एसए नोड डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। एसए नोड के अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। Another principle of drug action can be irritation। ठीक है, ड्रग का इफेक्ट आएगा, लेकिन वो जो ड्रग है वो किसी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रहा है, वो सिंपली इरिटेशन काउज करेगा, और उस इरिटेशन की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है या कोरोजन हो सकता है। वो जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन एग्जांपल हम कॉन्स्टिपेशन का ले रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन में आप कुछ एक कैटेगरी के ड्रग्स लेते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है, राइट। कैस्टर ऑयल इज परगेटिव इन नेचर। तो वहां पर वो जो कैस्टर ऑयल है वो इरिटेशन काउज करेगा और इफेक्ट शो करेगा। देन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे आप कोई एक टर्म में बताऊं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों होती है? अगर हमारे बॉडी के अंदर जो नेचुरली हार्मोन्स बन रहे हैं, से फॉर एग्जांपल इंसुलिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन या दीगर कई सारे हार्मोन्स हैं, अगर उन हार्मोन्स का बनना कम हो गया, या वो हार्मोन अगर बन भी रहे हैं तो रिलीज होकर के आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, तो आप कहते हो कि डेफिशिएंसी हो रही है। तो उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए क्या करना होता है, आपको हार्मोन्स बाहर से देने पड़ते हैं। इंसुलिन की अगर प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं बन रहा है या बन भी रहा है तो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, इंसुलिन देते हो बाहर से। तो ये आपने क्या किया, नेचुरल इंसुलिन को आपने रिप्लेस किया। अगर किसी की हाइट बहुत कम है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है, तो उसको 7 साल 8 साल की एज में ही ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन को रिप्लेस कर दिया गया। आयोडीन नहीं, थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, आप थायराइड की गोलियां लेते हो, तो ये रिप्लेसमेंट तरीका हो गया। लिवोडोपा, पार्किंसनिज्म में क्या होता है, डोपामिन की कमी हो जाती है, तो आप लिवोडोपा देते हो। लिवोडोपा रिप्लेस करता है, डोपामिन की कमी को पूरा करता है, फाइन। अनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप आयरन देते हो। सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जिसके थ्रू से आप कोट कर सकते हैं। देन साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है, यानी आपका जो ड्रग है जब आपकी बॉडी में जाएगा तो वो सेल्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा,
सेल्स के लिए टॉक्सिक होगा और सेल्स या तो उनके ग्रोथ रुक जाएंगे या सेल्स मारे जाएंगे। ऐसा कब करते हैं हम लोग? जब हमें इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया एक सेल है, आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाता है और वो बैक्टीरिया को किल कर देता है या उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। अच्छी चीज यहां पर यह होती है कि जिस कॉन्सेंट्रेशन में उस ड्रग के जिस कॉन्सेंट्रेशन में हम बैक्टीरिया को मार पा रहे हैं या उसके मल्टीप्लिकेशन को हम रोक पा रहे हैं, उतने कॉन्सेंट्रेशन में तो हमारा कुछ भी नहीं होता है, तो क्या ही हो जाएगा हमारे सेल को। लेकिन जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं उनका नुकसान होता है कभी कभी। तो एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वहां पर हमारे कुछ हेल्दी सेल्स भी खराब होंगे। और एंटी कैंसर जो ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ये इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे नॉर्मल सेल्स भी उसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द सेल्स, ड्रग इस तरीके से भी काम करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पेनिसिलिन एंटीबैक्टीरियल है, ज़िनोविडिन एंटीवायरल है, ये सारे ड्रग्स। नाउ ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये किस तरीके से होगा? जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप देखेंगे कि आपका जो ड्रग है वो एंजाइम के थ्रू से काम कर रहा है, आयन चैनल्स के थ्रू से काम कर रहा है या रिसेप्टर्स के थ्रू से काम कर रहा है, ये है। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को हम लोग रिसेप्टर मेडिएटेड और नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड के हिसाब से भी बताते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर मेडिएटेड में जो है उसके अंदर आपके रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स ये लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड है, जहां पर रिसेप्टर का कोई रोल नहीं है, तो वहां पर आपको इरिटेशन या और दूसरे टाइप के न्यूट्रलाइजेशन, जैसे आपको अगर एसिड बन रहा है पेट में तो आप क्या करेंगे, एक एंटाएसिड पी लेंगे थोड़ा सा। तो एंटाएसिड जो आप पिएंगे वो आपके गैस्ट्रिक एरिया में जाके जो एसिड है उससे कंबाइन करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म हो गया। यहां पर कोई रिसेप्टर नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, कोई आयन चैनल नहीं है, सिंपली आपका ड्रग गया और कंबाइन करके न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। या कई दफे हम लोग हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या हैवी मेटल पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरा ड्रग देते हैं, वो ड्रग जाता है और हैवी मेटल के साथ चिलेट फॉर्मेशन बना लेता है, नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड। कई दफे हम ड्रग को देते हैं, वो ड्रग जाता है और दूसरे ड्रग को जिससे प्रॉब्लम हो रही है या दूसरी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है वो उसको अपने से चिपका लेता है। कोलेस्टेरामिन जो कोलेस्ट्रॉल को चिपका लेता है, यहां पर कोई रिसेप्टर नहीं है। वेल, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वी कैन कैटेगराइज इट इन 4 मेन फंक्शनल टाइप्स। अल्टीमेटली वो जो 4 मेन फंक्शंस होंगे कहीं ना कहीं वो प्रोटीन ही है। जैसे एंजाइम्स, दे आर प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। एंजाइम्स का जो रोल होता है वो रिएक्शंस को कैटालाइज भी करता है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी करता है। जैसे अल्कोहल का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड में, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कई दफे ये एंजाइम्स को फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो आपका जो ड्रग होगा वो इस एंजाइम को टारगेट करेगा, या तो एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ा देगा या उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब भी लिखा जाएगा वहां पर वो यही बताया जाएगा कि दिस ड्रग हैज इनहिबिटेड दिस एंजाइम। फॉर एग्जांपल ACE, क्या नाम है इसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या काम था, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना। एंजियोटेंसिन 2 अगर बना
तो इसका जो इफेक्ट आता है वो आता है वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन अगर होगा तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर को अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इस एंजाइम को टारगेट कर सकते हैं। दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय ड्रग्स, फॉर एग्जांपल कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, पेरिंडोप्रिल, कई तरह के ड्रग्स हैं। तो जब वो ड्रग आपकी बॉडी में जाएगा वो उस एंजाइम के पास पहुंचेगा, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 2 में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं आएगा और बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली एक एग्जांपल यहां भी कोट किया गया है कि एड्रेनालिन जो है वो हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को स्टिमुलेट करता है। इस एंजाइम का काम क्या है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है जो स्टोर्ड है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। लंच सही से किए नहीं थे, पेट खाली है, अब ग्लूकोज मिलेगा कहां से, तो वो जाएगा लीवर के पास, भैया ग्लूकोज बनाना है, ग्लाइकोजन दे दो। ग्लाइकोजन मिल गया, एड्रेनालिन ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम से बोला कि भैया ग्लाइकोजन आ गया, इसको फटाफट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। ये एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा और ग्लूकोज मिल गया मालिक को। देन दूसरा तरीका है आयन चैनल, यानी आपके ड्रग्स आयन चैनल्स को टारगेट करेंगे। उन आयन चैनल्स को या तो ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्विनिडीन, अगेन क्विनिडीन ने क्या किया था, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था, तो सोडियम आयन का जो मूवमेंट है वो रुक गया था। देन निकोरेंडिल एक ड्रग है, ये एंजाइना के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, निकोरेंडिल। तो एंजाइना के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, आपका हार्ट कम से कम काम करे, क्योंकि एंजाइना में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट एंड ऑक्सीजन डिमांडेड बाय द हार्ट। तो इसकी वजह से एंजाइना होता है। अब अगर हार्ट ज्यादा काम करेगा उस टाइम भी, तो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उसी से आपका ग्लूकोज बनेगा, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया। निकोरेंडिल क्या करता है, निकोरेंडिल विल ओपन दी पोटेशियम चैनल। निकोरेंडिल पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा कार्डियक मायोसाइट्स में ना। पोटेशियम चैनल अगर ओपन होगा तो पोटेशियम की एंट्री होगी, और पोटेशियम की एंट्री की वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। देन फेनिटोइन, अगेन ये भी सोडियम आयन चैनल के थ्रू से काम करता है। फेनिटोइन एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है, मिर्गी की बीमारी में यूज करते हैं इसको। तो फेनिटोइन क्या करेगा, सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सेसिव फायरिंग जो हो रही है, वो सोडियम आयन चैनल की वजह से हो रही है। और भी कई लोग हैं उसमें, कैल्शियम भी है, लेकिन सोडियम आयन का अपना रोल है। तो सोडियम आयन को अगर हम काम करने नहीं देंगे, चैनल उसका ब्लॉक कर देंगे, उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देंगे, तो ये जो एक्सेसिव फायरिंग हो रही थी जिसकी वजह से झटके लग रहे थे और मिर्गी का अटैक आ रहा था, वो नहीं आएगा। देन ट्रांसपोर्टर्स काम करने का ये भी तरीका है। डायूरेटिक्स जो होते हैं ड्रग्स, वो ड्रग्स ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूरोसेमाइड, ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर, ये नाम है इसका। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आपने पढ़ा होगा बायो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर, ठीक है। तो सिम्पोर्टर में ये सारे ये एक साथ एक डायरेक्शन में जाते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। बेसिकली इन ट्रांसपोर्टर का, इस आयन चैनल का ट्रांसपोर्टर का काम क्या है,
काम है इनको वापस यूरिन से उठा करके ब्लड में भेजना, इनका ये काम था। फ्यूरोसेमाइड ने बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, हमको नहीं चाहिए ब्लड के अंदर, इसको बाहर निकालो। तो फ्यूरोसेमाइड विल ब्लॉक दिस को ट्रांसपोर्टर। तो जब ये को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएगा तो अब आपके यूरिन में सोडियम आयन भी आएगा, पोटेशियम आयन भी आएगा, क्लोराइड आयन भी आ गया, सब आ गया। और जिधर सॉल्ट ज्यादा होगा उधर पानी भी ज्यादा होगा, तो यूरिन इसीलिए ज्यादा बन रहा है क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये सारे आए हुए हैं इधर। तो ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, प्रिंसिपल लागू होता है, पानी भी ज्यादा आएगा यानी यूरिन भी ज्यादा बनेगा। एंड फाइनली रिसेप्टर। रिसेप्टर्स का टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा इसमें। तो रिसेप्टर्स होते क्या है? दे अगेन आर प्रोटीन्स। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल के ही कंपोनेंट होते हैं। अगर वो रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन पर है तो मेम्ब्रेन में कहां है? मेम्ब्रेन के ऊपर है, मेम्ब्रेन के नीचे है, या मेम्ब्रेन के बीच में है, ट्रांस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। तो रिसेप्टर्स का लोकेशन अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से ड्रग की बाइंडिंग होगी, वो हम लोग अभी डिटेल में और देखते जाएंगे आगे। फाइन। तो ये जो रिसेप्टर्स बनते हैं दे आर प्रोटीन्स। फाइन। ड्रग अपने रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है। अगर वो एगनिस्ट है तो अफिनिटी भी और एफिकेसी भी, यानी एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वो एंटागनिस्ट है तो अफिनिटी तो है, बाइंड करेगा, बट एफिकेसी नहीं है तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा, बाइंडिंग दोनों करेगा। फाइन। रिसेप्टर का अपना कोई फंक्शन नहीं होता है, वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर के आपका एगनिस्ट या एंटागनिस्ट बाइंड करेगा।